बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारवान नामक गांव में 28 साल का प्रियांशु नाम का एक लड़का रहता था। देखो, इस सब टाइप का केस जब भी तुम देखो तो उसमें कैटेगरी देखा करो। हमेशा दो कैटेगरी का केस होता है। एक होता है जिसमें तुम देखेगा कि जो मेल है उसका भी गलती होता है 20% एट लीस्ट। 20% तो बोल रहे हैं, लेकिन बाय हार्ट हम कहेंगे कि 30-40% गलती रहता है। उससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द गलती फीमेल का ही होता है इसमें। खास करके एडल्ट्री और चीटिंग में कहीं मुंह मार रही है और आप ब्लेम किया जाए मेन को ही कि तुम्हारे वजह से ही चीट की, अनफेयर होगा। तो 30-40% लेकिन गलती हम दे सकते हैं। हम बताते हैं क्यों देंगे। और दूसरा केस में क्या होता है, दूसरा केस में होता है कि पूरी तरह से ऑब्लिवियस होता है ये बंदा, इसको कुछ पता ही नहीं होता है। मतलब देखता है कि अरेंज है तो इसको लगता है कि अच्छा इसका जो हाव भाव है अभी नया जगह पे आई है तो इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, इस सब टाइप से मतलब रैशनलाइज कर लेता है। इसको एकदम आइडिया नहीं होता है और अचानक से इसका टिकट कट जाता है ऊपर का, तो इसको पता नहीं चलता है। इसको अचानक से लगता है अरे यहाँ कहाँ से उड़ गए हम, बताइए, समझ रहा है। तो ये दो टाइप का हमेशा कैटेगरी होता है। तो हमको पहले ये देखना है कि ये केस किस कैटेगरी में आएगा। या तो इसमें जिसमें इसको आइडिया हो गया कि अच्छा ये मामला है, ओके, अब क्या करना है। अगर इस कैटेगरी में आएगा तो सिंपैथी थोड़ा सा कम देंगे हम, ठीक है। तो तुम पीछे मत पड़ जाना मेरे कि अरे यार ऐसा केस हो गया, क्या बोल रहा है तुम। कारण है उसके पीछे, कारण भी एक्सप्लेन करेंगे। और वीडियो आगे बढ़ने से पहले तुमको एक चीज़ बता देते हैं। अभी तक का जितना भी चीटिंग वगैरह हुआ है, हम लगभग 1000-1500 केस से ज़्यादा कवर कर चुके हैं। इस चैनल पे नहीं, मेरे 4-5 चैनल है, तो इस सब टाइप का केस मतलब इतना ज़्यादा हम कवर कर दिए हैं जितना हमको लगता है कि कोई दुनिया का अथॉरिटी इतना केस को स्टडी नहीं किया होगा। तो हम तुमको कंक्लूजन से कुछ चीज़ बताना चाहते हैं। अभी के टाइम में थोड़ा सा आसान है चीट को पकड़ना। मानते हैं कि तुम लोग इस सब चीज़ को समझता है कि रॉकेट साइंस है, कैसे पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। पहले तो तुमको हम टॉप 10 टिप्स बताने वाले हैं अभी। जैसे लिखा हुआ है, मेरे बुक का एक कंटेंट है, जैसे कि हम एक बुक लिख रहे हैं, उसमें बहुत कुछ आएगा। अभी टाइम है उसमें, इसलिए हम ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बस तुमको इतना बता देते हैं कि टॉप 10 चीटिंग टेल मतलब क्या है। इसका मतलब है साइंस जो तुमको उसके साथ रिलेशन में है। और अगर तुमको ये सब साइन दिख रहा है तो हम ही नहीं कहेंगे कि तुम पूरी तरह से एज्यूम कर लो कि पट 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 चल रहा है। नो, मतलब हम इतना बताएंगे कि हाँ कंसर्निंग तो है और हो सकता है कि सच में थर्ड पार्टी का एंट्री हो। तो नंबर 1 टिप्स जो इस पहले 1 टिप दे देते हैं, उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ते जाएगा और टिप्स देते जाएंगे। पहला टिप्स, फ़ोन बिकम्स ए फॉर्ट नॉक्स। क्या मतलब है इसका? मतलब फ़ोन को लेके जो उसका जो प्राइवेसी है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ तुम जान लो, जैसे कि अभी का जो टाइम है तो फ़ोन लॉकिंग वॉकिंग प्राइवेसी मैटर्स रिलेशनशिप में आने के बाद, खास करके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बात नहीं कर रहा है, उस टाइम तो तुमको जो करना है करो, लेकिन वाइफ फ़ोन लॉक अनएक्सेप्टेबल। चाहे तुम कुछ भी बोलो इसको कि प्राइवेसी मैटर्स, हम इससे नीचे फ़ोटो ले रहे हैं रख रहे हैं गैलरी में, हम नहीं कर सकते फ़ोटो अनलॉक। नो 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 नो, मतलब फ़ोन अनलॉक नहीं दे सकते, बाहर निकलिए आप, ठीक है। तो पहला उसका जो रीज़न है वो है फ़ोन बिकम्स अ फॉर्ट नॉक्स। मतलब क्या है इसका? सडन चेंज, सी टिल्ट्स हर फोन अवे फ्रॉम यू, यूज़ न्यू पासवर्ड, टेक इट टू द बाथरूम और बिकम डिफेंसिव इफ़ यू आस्क समथिंग अबाउट दिस बिहेवियर। और फिर यही है बेसिकली। और दूसरा टिप भी दे ही देते हैं, लग ले अब नीचे लिखा हुआ है तो क्या करें। ड्रास्टिक चेंज इन अपीयरेंस विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट। कहने का तात्पर्य ये है कि उसका अचानक से रूटीन चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट। मतलब एक बात तुमको समझना होगा कि ए वुमन इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द मैन शी इज़ विथ। ये कोट है, लेकिन इसका अगर तुम डीपली जाएगा इसके पीछे तो उसमें तुमको पता होगा कि जिससे ये अट्रैक्टेड होती है उसका ही बिहेवियर, उसका कुछ ना कुछ मतलब रिटेन करती है। तो अगर इसके साथ कुछ नया रूटीन चेंज हो रहा है, इसका लैंग्वेज में कोई नया वर्ड आ रहा है, या फिर अचानक से कुछ भी एकदम सडन चेंज है, इशू हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके परिवार में इसकी माताजी, एक बड़ा भाई था जिसकी पहले से ही शादी हो गई थी और वो औरंगाबाद में रहकर जॉब करता था। इनके पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था। दोनों भाई ने अपने परिवार को अच्छे से संभाला था। इनके पास 50 बीघा ज़मीन थी जिसकी देखरेख प्रियांशु ही किया करता था। अब प्रियांशु की उम्र 28 साल हो चुकी थी। घर वाले उसके लिए एक लड़की की तलाश कर रहे थे और कुछ दिन पहले यानी कि 10 मई 2025 को ही गुंजा नामक एक लड़की के साथ प्रियांशु की शादी कर दी जाती है। इस परिवार के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। और
देखो स्टोरी बढ़ रहा है, हमको बीच बीच में एक टिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ गया है, तो हमको मन है तुमको बता दें, क्योंकि यहाँ पे टिकटॉक वाला ऑडियंस भी आता है जिसको एकदम अटेंशन स्पैन इतना कम होता है कि वो 2 मिनट वीडियो देखेगा और भाग जाएगा। तो हम चाहते हैं कि उसके लिए भी थोड़ा सा टिप्स दे दे, ताकि उसका भी लाइफ में इशू ना हो, क्योंकि अब ठीक है भाई, अब टिकटॉक देखता है, हम क्या ही कर सकते हैं। सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा उसका, हो सकता है कि पूरी तरह से लो हो जाए, जिसमें वो हमेशा बहाना मार दे कि नहीं आज मन नहीं है, ये है वो है कुछ भी, या फिर एकदम तरह से बढ़ जाए। और बढ़ जाएगा तो तुमको लगा कि बढ़ जाएगा तो अच्छा है ना, इसका मतलब कि नो नो, ये बढ़ने के पीछे होता है, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीज़न है, उसको बोलते हैं गिल्ट ड्रिवन मेकअप इंटीमेसी। कहने का क्या तात्पर्य है, मतलब कि उसको अंदर गिल्ट होता है कि हम, तो एक तरह से उसको गिल्ट को रोकने के लिए, मतलब एक तरह से वही चीज़ हुआ कि आप किसी को बिट्रे कर दिए, ठीक है, अब उसको एक तरह से अपने माइंड को ठीक करने के लिए, क्योंकि अंदर से आपको गिल्ट आ रहा है, तो आप पूरी तरह से एक बार केयर दिखाने लगेगा कि नहीं नहीं हम बिट्रे नहीं किए थे, हम ये हैं वो हैं, समझ रहा। तो एक तरह से खुद के अंदर में पीस बनाने के लिए तुमसे दोबारा पॉट पॉट पॉट, समझ रहा है। हम अच्छे से अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा बुक का कंटेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर से बताना ज़रूरी है। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी, घर परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा था। प्रियांशु की शादी को देखते ही देखते 40 से 45 दिन का समय बीत जाता है और अब तारीख आ जाती है 23 जून 2025 की। इस दिन प्रियांशु को किसी काम से वाराणसी जाना था। देखो इतना ये लोग डिटेल में बात करता है कि वाराणसी जाना है नहीं जाना है, हम लोग को एक्चुअली क्या मतलब उससे, इतना एक्स्ट्रा डिटेल का ज़रूरत नहीं है। हम तुमको पहले स्टोरी एकदम छोटा सा सुना देते हैं, क्योंकि हमको उस ऑडियंस का थोड़ा सा फिक्र होने लग गया है आजकल, जो बहुत जल्दी देख के सोचता है कि हमको 2 मिनट में ज्ञान मिल जाए, भाग जाए, हम जल्दी से भाग के हम IAS IPS बन जाए, DGP बन जाए। देखो इस केस में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, इस केस में हुआ है अरेंज, ठीक है, और जो बंदी है उसका फुफ्फा से चक्कर था। फिर ये भोंसड़ी वाली क्या की, ये फुफ्फा को फ़ोन कर दी, फुफ्फा ले जा हमारा यहाँ से, और भोंसड़ वाला फुफ्फा उस साला शूटर मंगवा लिया और इसके उसको उड़ा दिया। मतलब कितना चोदू थिंकिंग है वो देखो। स्टोरी भी देखते हैं थोड़ा सा, अगर डिटेलिंग चाहिए तो वो भी अभी मिलेगा। वो सुबह अपने घर से निकल जाता है, वाराणसी जाता है और अगले दिन यानी कि 24 जून 2025 के शाम के तकरीबन 7 बजे तक उसे वापस आना था। 7 बजे के आसपास जब वो रेलवे स्टेशन पर उतरता है तो वो अपनी माँ को और अपनी बीवी को कॉल करके इस बात की सूचना देता है। माँ तुरंत पड़ोस में ही रहने वाले 2 लड़कों को, जिसमें एक का नाम अनूप और दूसरे का नाम सोनू था, उन्हें रेलवे स्टेशन पर भेज देती है, क्योंकि गाँव से रेलवे स्टेशन की दूरी काफ़ी थी और बीच में सुनसान रास्ता भी पड़ता था। पड़ोस के दोनों लड़के अपनी पल्सर बाइक पर निकलते हैं और स्टेशन से प्रियांशु को पिक करते हैं। उधर से आते वक्त प्रियांशु बाइक चला रहा था, ये दोनों लड़के पीछे बैठे हुए थे। जब एक सुनसान रास्ते पर पहुंचते हैं तो इनके पीछे से एक बाइक आती है जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे। वो इनकी बाइक के आगे आकर रुकते हैं, वो इनसे एड्रेस पूछने के बहाने बात करते हैं और बात करते वक्त ही वो दोनों तमंचे निकालकर प्रियांशु के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देती हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि प्रियांशु के ऊपर 8 गोली चलाई गई थी, जिस कारण से प्रियांशु की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। प्रियांशु के साथ उसके दोनों पड़ोसी बिहार में जान का जो रकम है काफ़ी सस्ता है। यहाँ पे शूटर हम बहुत सारा न्यूज़ देखे हैं, बहुत सस्ता में तुम समझ रहा, क्योंकि यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, यहाँ पे कम अमाउंट में ही काम तमाम। तो सब चीज़ को लेके थोड़ा सा यहाँ, तो अगर तुम यहाँ बिहार से है तो थोड़ा सा केयरफुल रहो, या फिर तुम अगर उस स्टेट से है जहाँ पे तुम देख रहा है कि लोगों का जो मतलब क्या बोल सकते हैं इनकम है काफ़ी कम है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो ये सब टाइप का देखने को मिलेगा। रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी आंखों के सामने क्या हुआ। उसके बाद वो दोनों जो शूटर होते हैं वो कुछ देर वहाँ पर रुकते हैं, वो एक व्यक्ति को फ़ोन करते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद प्रियांशु के साथ जो दोनों लड़के थे वो पुलिस को कॉल करते हैं। प्रियांशु को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब इस बात की सूचना प्रियांशु के परिवार वालों को भी दी जाती है। हॉस्पिटल में वो प्रियांशु के पास आते हैं, पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। देखते ही देखते ये मामला अगले दिन, देखो अगर तुम मेरे ऑडियंस में से कोई अगर ऐसा है जो पुलिस वगैरह में है, या फिर ऐसा होता है एक दूसरे, हमको 1-on-1 कोचिंग पे बात भी हुआ है, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि कभी भी आपके पास अगर ऐसा टाइप का केस आता है जिसमें कि अचानक से बिना दुश्मनी के, क्योंकि पता चल जाता है ना भाई, घर पे ये लोग सबसे पहले यही पूछने जाता है कि कोई दुश्मनी भी है क्या, आपको किसी पे शक भी है क्या, ठीक है, ये सब अच्छा बात है। फर्स्ट में तो आप यही पूछिए कि कोई दुश्मनी था कि नहीं, ठीक है, ये तो प्रोटोकॉल है। सेकंड में क्या करना है पता है, आपको देखना है उसकी फ़ीमेल को, उसकी वाइफ को,
पहले तो उसका आप देखिए ब्यूटी कितना है, क्योंकि हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर उसका ब्यूटी 9-10 में है तब तो हमको लगता है केस वहीं सॉल्व हो गया है। उसको कुछ सबूत वबूत मत धरिए, उसको पहले 4 तबराक मारिए, उसको थाना लेके जाइए, वहीं पता चल जाएगा फिर। लेकिन अगर उसका ब्यूटी लग रहा है कि हाँ भाई एवरेज है, तब वहाँ पे थोड़ा सा डाउट का मामला है। अभी भी हम कहेंगे कि उसी को लेके जाइए, 4 तमंचा उसको फिर से मारिए, लेकिन यहाँ डाउट का मामला हम उसके लिए नहीं कह रहे। हम डाउट का मामला है कि अभी ये कर नहीं सकते। करना क्या है फिर? करना है कि उसका फ़ोन छीनिए क्या, फ़ोन उसका लीजिए। फर्स्ट यही करना, और कुछ नहीं करना है। कोई सीसीटीवी वगैरह बाद में देखा जाएगा, उसमें खर्चा है भाई, उतना जीप लेके सीसीटीवी दौड़ो, ये वो करो, उतना मेहनत मत करो। मोबाइल देखो इसका, CDR देखो पूरा एकदम बढ़िया से, और उसका ये भी एक बार चेक कर लो, उसका मतलब आधार से देख लो कि कितना सिम निकला है। हो सकता है कि कोई और फ़ोन जो नीचे डाल के रखी है छुपा के, वो उसमें कुछ होगा कांड, तो उसका पहले वो भी चेक कर लो। CDR में ऑलमोस्ट हमको लगता है कि खास करके इस टाइप का जो केस होता है 70% ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब बाकी का केस 20% जो बच रहा है, ऐसे 30 बच रहा बताते हैं उसके बारे में, वो तुम्हारा CCTV से सॉल्व हो जाएगा। पहले आगे बढ़ते हैं केस को। सुबह तक पूरी तरह से वायरल हो जाता है, जिसके चलते एक SIT का गठन कर दिया जाता है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी जांच में लग जाती है। सबसे पहले पुलिस अपना शक उन दोनों लड़कों के ऊपर जताती है जो उस दिन रेलवे स्टेशन पर प्रियांशु को लेने के लिए गए थे और जिनका नाम सोनू और अनूप था। ये दोनों प्रियांशु के पड़ोसी ही थे और ये प्रियांशु को भैया कहकर बुलाते थे। पुलिस इन दोनों को उठा लेती है क्योंकि पुलिस को डाउट था कि जब 2 बदमाशों ने प्रियांशु के ऊपर इतनी गोलियां चलाई तो इन दोनों को कोई खरोच तक भी क्यों नहीं आई। अब इन दोनों से बातचीत होती है तो ये पुलिस को कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ पहली बार देखा था। वो बिल्कुल सन्न रह गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, इसलिए वो प्रियांशु को बचा नहीं पाए। पुलिस का बैकग्राउंड खंगालती है, क्या इनकी प्रियांशु से कोई दुश्मनी थी। सारे एंगल से जांच पड़ताल होती है, इन दोनों लड़कों का पूरा बैकग्राउंड खंगाल लिया जाता है, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जिससे इनके ऊपर शक किया जा सके। इसलिए पुलिस इन दोनों को क्लीन चिट दे देती है। उसके बाद पुलिस CCTV कैमरों को खंगालना शुरू करती है। स्टेशन से लेकर प्रियांशु के गांव तक जितने भी CCTV कैमरे थे उन सभी की रिकॉर्डिंग चेक की जाती है, लेकिन गांव देहात में बहुत ज़्यादा कैमरे नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। अब उस दिन प्रियांशु को स्टेशन पर लेने के लिए जो दोनों लड़के गए थे, उन्होंने पुलिस को यह भी बताया था कि हत्यारों ने प्रियांशु की हत्या करने के बाद किसी को कॉल करके ये कहा था कि काम हो गया है, और उसके बाद ही वो वहाँ से गए थे। तो इससे पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है। किसी ने पैसे देकर प्रियांशु की हत्या कराई है, और ऐसा व्यक्ति तभी करता है जब उसकी सामने वाले व्यक्ति के साथ दुश्मनी होती है। इसी एंगल में पुलिस अपनी ऑनर किलिंग वो थोड़ी होता है। अच्छा फिर भी छोड़ो, पहले केस आगे बढ़ने देते हैं। छानबीन शुरू कर देती है। गांव में सभी लोगों से बात की जाती है, प्रियांशु के रिश्तेदारों से बात होती है, पूछा जाता है कि क्या प्रियांशु किसी के साथ कोई दुश्मनी भी किसी के प्रति नहीं था। और यहाँ अभी हम अगर थानेदार होते हैं, हम पहले देखते क्या रहे, ले चलिए इसको, यही करते हैं हम। तुम लोग को जैसे कि तुम लोग का इल्यूजन हम फाड़ना चाहते हैं कि तुम लोग को लगता है कि दिख रहा है इतना इनोसेंट फेस, बॉडी में कोई फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं, क्योंकि बायोलॉजिकल चीज़ है, फिजिकल स्ट्रेंथ फीमेल में नहीं होता है। ओह इतना क्यूट सा फेस, ये क्या कर सकती है? कैसे नहीं कर सकती है? अगर इसका एग्जिस्टेंस अभी के टाइम में अगर ये पैदा हो चुकी है, मतलब इसका जीन ऑलरेडी बहुत कुछ कैरी करके रखा हुआ है जो सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी था। इसका जो सबसे फर्स्ट तुमको एक चीज़ बताते हैं कि उस धरती पे अभी के टाइम में पैदा ले ली, मतलब समझ लो कि उसका बायोलॉजिकली उस ऑलरेडी उसका जेनेटिक्स में उस सब टाइप का गुण है जो सर्वाइवल के लिए नेसेसिटी था। अब तुम लगा समझ नहीं आया, बताते हैं फीमेल ज़्यादातर सर्वाइवल के लिए अपने माउथ पीस पे डिपेंडेंट रही है, अपने इमोशन कर देने पे, मैनिपुलेशन, ये सब चीज़ पे उसका डिपेंडेंसी बहुत टाइम से है, अभी भी है। तुम कहीं भी देख लो। हम तुमको एक लोकल केस बताते हैं। हमको लगता है तुम मेरे बारे में नहीं जानता, मेरा लोकल का क्या जानेगा। लोकल मतलब मेरे फ्रेंड का है केस, मेरे फ्रेंड के घर का है, ठीक है। केस क्या बताते हैं, लोकेशन भी बता ही देते हैं, अच्छा मज़ा आएगा। ऐसा पता नहीं चल पाएगा तुम लोग को कौन है क्या है, नाम तो तुमको छांट नहीं बता रहे हम। तो जैसे कि दिल्ली है, ठीक है, और एक लड़का है जो मतलब उसी के आसपास रहता है, नोएडा वगैरह के इधर, मतलब कहीं भी, मतलब आसपास में, NCR मतलब वहीं आसपास का है, ठीक है। और ये कोई एग्ज़ाम वगैरह के लिए गया यहाँ पे अपने रिलेटिव के यहाँ, ठीक है। रिलेटिव में कौन कौन है? रिलेटिव में है फीमेल 1, फीमेल 2 और किड 1, और जो मेल है, ऑब्वियसली मेल तो होगा ही फैमिली में, वो उसका ऐसा ड्यूटी है कि 15 दिन, महीना
ऐसे करके रोटेशन आता है उसका, मतलब आएगा फिर चला जाएगा, आएगा फिर चला जाएगा, इस सब टाइप का है, ठीक है। तो ऑलरेडी रिस्की इन्वायरमेंट हम बता दे रहे हैं। अगर इस सब टाइप का तुम सिनेरियो रखा है तो देयर इज़ ए रिस्क। हम नहीं कह रहे कि अभी ही कुछ हो गया होगा, नहीं, लेकिन देयर इज़ ए रिस्क, ठीक है। मेल अथॉरिटी होना ही चाहिए किसी भी घर में, ठीक है। अब बात सुनो पहले केस में क्या हुआ। इसका एग्ज़ाम वगैरह था, ठीक है, मतलब सब रिलेटिव ही हैं। अब एग्ज़ाम में अगर किसी के यहाँ कोई रुक रहा है मतलब खास है, और एक्चुअल में रिलेटिव ही लोग था, उतना करीबी नहीं था लेकिन था। आया, रहने लगा। जो इसमें F1 है ये मदर है किसकी, तो उस मेल की जो इस घर का मालिक है समझो तो, ठीक है। और ये जो है ये वाइफ है, ठीक है। समझ गया, स्टोरी समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, इसमें एग्ज़ाम था, मतलब हफ्ता का, तो चक्कर चलता ही है एक हफ्ता का, तो उसमें रहता था। और जो फीमेल है वो BTO स्केल में एटलीस्ट इसको 8 रेटिंग मिलेगा। 8 ख़राब रेटिंग नहीं है बाबू, 8 अच्छा रेटिंग है 1 to 10 में, तो इसके पास था। अब ये साला क्या किया, क्योंकि कंटेंट ही देख रहा है वैसा, सबको मन करता है कि भाई हम जो कंटेंट ऑनलाइन देख रहे हैं उसको रिक्रिएट करें घर पे। मानते हैं इस सब चीज़ से तुम डिसएग्री कर सकता है, लेकिन स्टेटिस्टिक्स कुछ और बोलते हैं कि जब से इसके रिगार्डिंग एक स्टडी है, लेकिन हम उसको टैग नहीं कर सकते क्योंकि हमको याद नहीं है हम कहाँ पढ़े थे, अब खोजना पड़ेगा उसको। तो उसमें ऐसा बताया गया था कि जब से जो पॉर्न वगैरह जो भी है तुम्हारा, तो उसमें ये सब चीज़ का जो कैटेगरी है वो फेमस होने लग गया, तो एक्चुअल केसेस जो हैं ये सब चीज़ का वो भी बढ़ने लग गया है। और तुमको इसमें एक कैच है, कैच क्या है वो बताते हैं। देखो, स्टडी के अनुसार जैसे कि ये सब टाइप का कैटेगरी जब आया, मतलब ये सब चीज़ पे, ठीक है, आया, तो केसेस तो बढ़ने लग गए। मतलब एक्चुअल में सेम टू सेम फैमिली रिलेशन जिसमें बायोलॉजिकल आपस में ही, ठीक है, केस आने लग गया। लेकिन तुमको इस सब केस में एक चीज़ ध्यान देना होगा कि 1% से भी कम केस रजिस्टर होता है। कारण है उसके पीछे, कोई भी 2 मिनट के चपाचप को नहीं चाहेगा कि मेरा इज्जत ख़त्म हो जाए। जनरली सबका ऑलमोस्ट यही थिंकिंग होता है कि इस चीज़ को मतलब कवर अप कर दें, इसको बंद कर दें, मतलब। तो 1% से कम केस जब आ रहा है तो तुम सोच लो कि ये सब केस कितना बढ़ गया होगा। अभी मतलब इस लेवल पे है कि बताना मुश्किल है। तो थोड़ा सा सावधान रहो इस सब चीज़ से। केस क्या हुआ हम पहले थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। इसमें हुआ क्या, देखो इसमें क्या हुआ कि ये बंदा इसके साथ रहने लग गया, मतलब रहने क्या लग गया, मतलब खाने पीने में थोड़ा इंटरेक्शन चल ही रहा था सबके साथ, और इसी में इसके साथ पंगा हो गया। इसका एक ही हफ्ता में PL भी दिया, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही चला गया तो फिर दोनों का फ़ोन से कनेक्शन हो गया, एकदम इतना डीपली कनेक्शन, पूरा एकदम कि हम भाग जाएंगे, यही कर रहे हैं कि हमको भगा ले जाइए, भगा ले जाइए। अरे भोसड़ी का कॉलेज का लड़का लाड़ भगाएगा, बंचू तो अपने खाने का नहीं है इसको, ये पूरा डिसएग्री कर रहा था। और उसी में ये लोग का बहस वहस करते करते ऐसे करके बीच में बात नहीं कर रही है। मतलब होता है कि पुल बैक करने का सिस्टम होता है फीमेल में, और ये डम मेल्स इनको समझ में ही नहीं आता कि अगर वो पुल बैक करे तो इधर से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। ये पूरा रिएक्ट कर गया कि अरे 2 दिन से बात नहीं हुआ, क्या करेंगे, ये साला घरे पहुँच गया। और ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा शक बढ़ने लग गया सबका, सबको आँख है, सबको दिमाग है। तो ऐसे करके लोगों का भांडा ऑलमोस्ट फूटने ही वाला था। तो इसको थोड़ा रियलाइज़ हो गया इस फीमेल को, स्मार्ट फीमेल को, डम है एक्चुअली लेकिन स्मार्ट है इस सेंस में। ये क्या कि ये अपने मेल को पूरा स्टोरी बता दी, और इसमें ये बताई कि मेरा ब्लैकमेल किया, मेरा फ़ोटो लिया, उसके बाद हमसे सेक्स किया, और उसके बाद मतलब एक तरह से पूरा इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाई। हम आशा करते हैं कि AI नहीं पढ़ पाएगा इसको, समझ रहा है, इस चीज़ का एलिगेशंस लगा दी। और ये डम आदमी कहा कि हाँ हाँ सही बोल रही है तुम। भाई पंचुत पूरा मार हो गया था भाई। ये बंदा कह रहा है कि हम अब हायर करेंगे इसको, समझ रहा है, मतलब हे भगवान। चलो यहाँ पर जो पुलिस है अब वो एक पॉइंट पर आकर उलझ जाती है। अब पुलिस क्राइम सीन की जब दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि जिन 2 हत्यारों ने प्रियांशु की हत्या की थी उन्हें उस वक्त सही से मालूम था कि प्रियांशु की लोकेशन क्या है, और प्रियांशु की लोकेशन के बारे में केवल और केवल प्रियांशु के परिवार को ही मालूम था, किसी और को नहीं। परिवार में उसकी माताजी, उसका भाई और उसकी पत्नी शामिल थे। माताजी और भाई तो अपने घर के छोटे बेटे की हत्या क्यों ही कराएंगे, इसलिए पुलिस का शक उसकी नई नवेली दुल्हन गुंजा की तरफ जाता है, और इसी के चलते पुलिस फैसला करती है कि वो प्रियांशु के रूम में जाकर उसके रूम की तलाशी लेंगी। प्रियांशु के रूम की जब तलाशी ली जाती है तो वहां से पुलिस को एक
मोबाइल मिलता है। इस मोबाइल को छिपा कर रखा गया था। ये मोबाइल ना तो प्रियांशु का था, ना ही उसके परिवार के किसी सदस्य का था, लेकिन जांच में मालूम चलता है कि ये मोबाइल किसी और का नहीं बल्कि प्रियांशु की नई नवेली दुल्हन गुंजा का है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा था कि जब गुंजा के पास एक पर्सनल मोबाइल था जो प्रियांशु ने उसे दिया था, तो उसने दूसरा मोबाइल छिपाकर क्यों रखा हुआ था। अब यहाँ पर जो शक की सुई है वो गुंजा की तरफ फिर से जाती है। इसीलिए पुलिस गुंजा के जो मेन मोबाइल होता है उसको भी और जो मोबाइल उसने छिपा कर रखा था उन दोनों को जांच के लिए भेज देती है। गुंजा के दोनों मोबाइल की जब जांच की जाती है और सीडीआर निकाली जाती है, तो गुंजा का जो मेन मोबाइल था जो प्रियांशु ने उसे दिया हुआ था, उस नंबर से उस दिन वो लगातार प्रियांशु को कॉल कर रही थी। वो उससे बार बार पूछ रही थी वो कहाँ तक पहुंचे हैं, स्टेशन पर कब तक पहुंचोगे, ये सारी बातें पूछ रही थी। यहाँ तक ये चीज़ें उसको लग रहा होगा कि भाई कितना प्यार आ गया है इसको, मेरा इतना लोकेशन पूछ रही है कि हम कहाँ हैं, हम खाएं कि नहीं, हम सांस ले रहे हैं कि नहीं, हम पादे कि नहीं पादे। बहनचोद उसको तो अंदर से खुशी हो रहा होगा भाई, लेकिन इसमें हम क्या ही बोल सकते हैं, अब ख़राब लगेगा बोलने में, लेकिन वो सोच रहा होगा एक तरफ कि भाई कितना अच्छा हो गया सब कुछ, हम मेरा इतना केयर कर रही है, कॉल करके 2-2 मिनट पे पूछ रही कि कहाँ हैं आप, कहाँ हैं, अच्छा स्टेशन पे कौन सा नंबर प्लेटफॉर्म पे। इसी तरह कि बाप रे इसको कितना इंटरेस्ट है मेरे लाइफ में, प्लेटफॉर्म पूछ रही है। बताइए, ये बहन की लौड़ी ट्रेन चढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म पूछ रही है। थी वो उससे बार बार पूछ रही थी वो कहाँ तक पहुँचे हैं, स्टेशन पर कब तक पहुँचोगे, ये सारी बातें पूछ रही थी। यहाँ तक ये चीज़ें आम होती है नई नवेली। देखो मेरा कहना ये है ना कि उसका इनोसेंट फेस देख के तुम ये जज मत करो कि वो कैपेबल ऑफ किलिंग नहीं है, क्योंकि तुमको एक चीज़ समझना होगा, कैपेबल ऑफ किलिंग हम बोलना नहीं चाहते यूट्यूब पे, ये सब चीज़ यूट्यूब को अच्छा नहीं लगता है। कहना चाहते हैं हम ये कि उसका फेस देख के तुम ये मत जज करो कि भाई पूरी तरह से इनोसेंट है, कोई ख़तरा नहीं है उससे। हम मानते हैं कि फ़िज़िकल लेवल पे ख़तरा नहीं है, लेकिन तुमको समझना होगा कि उसके अंदर इतना पावर है कि वो आसपास के इन्वायरमेंट को ये कन्विंस कर दे कि तुम है थ्रेट और तुमको टिकट कटवा दे। बात समझ रहा है, मतलब खुद वो कैपेबल नहीं है कि हाँ भाई तेरे को मतलब फिजिकल फोर्स से कुछ कर दे और डायरेक्ट कर दे। अगर करेगी भी तो कभी भी तुमको कॉल आउट करके नहीं करेगी कि अरे तुमसे हम लड़ेंगे, आओ लड़ो। नो 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 नो, एज अ मेल इसके मतलब एज अ फीमेल इसके अंदर वो सब टाइप का होता ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो वो आएगा ही नहीं अंदर से। मैनिपुलेशन, सोएगा तो टिकट काटेगी उधर, मतलब एक तरह से तुमको पता ही नहीं रहेगा कि बैटल चालू है तुम दोनों के बीच, समझ रहा है, और चालू है वो बैटल। थोड़ा सा दिमाग रहेगा तो तुमको पता चल जाएगा उसके बिहेवियर वगैरह से, उसके बॉडी लैंग्वेज से कि एक्चुअली में बैटल चालू है। मेल के साथ तुम्हारा बैटल होता है तो अनाउंस होता है, पूरा एक टेंस इन्वायरमेंट हो जाता है, लेकिन इसमें जब भी बैटल होगा ना तो टेंस इन्वायरमेंट नहीं होगा, सब कुछ स्वीट होगा और उसी में तुम्हारा टिकट कट जाएगा। बहुत बार राजा लोग का गया है ऐसे ही टिकट, हिस्ट्री वगैरह पढ़ेगा तो तुमको पता चलेगा कि कितना कैपेबल है फीमेल। अभी बोल दिए होंगे तो फेमिनिस्ट सब तक खुश है कि हाँ कैपेबल है, लौड़ा कैपेबल है, भैंसी चोद मदर चोद कैपेबल है, लौड़ा क्या कैपेबल है। दुल्हन थी, पति से बात कर सकती है, लेकिन गुंजा का जो दूसरा मोबाइल था जो उसने छिपा कर रखा हुआ था उसमें पुलिस को 2 अननोन नंबर मिलते हैं। उन नंबरों पर भी गुंजा लगातार बात कर रही थी और जिसमें से एक नंबर पर गुंजा कई सालों से बात करती आ रही थी। उस नंबर की जब जांच की जाती है तो वो नंबर गुंजा के सगे फूफा का निकलता है। गुंजा के फूफा का नाम फूफा गांडू है इसका। अब हम स्टोरी आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, स्टोरी बहुत ही स्लो बताया गया है, 2 मिनट की स्टोरी को 12 मिनट किया गया है, और जो कि देखा जाए तो डिटेल डालना ज़रूरी होता है ताकि लोग को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिले, लेकिन हम थोड़ा सा हमको लग रहा है कि थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, आगे कंक्लूजन ही देख लेंगे डायरेक्ट। गुंजा ने छिप कर अपने फूफा से इतने सालों तक बात क्यों की, वारदात वाले दिन भी इसने अपने फूफा से तकरीबन 50 बार। अच्छा, इस केस में 1-2 क्वेश्चन का एम्पल आंसर चाहिए। पहला, क्या इसका फैमिली अवेयर था कि फूफा दे रहा है? अगर वो होगा तो वो मेरे हिसाब से कंसर्निंग होगा, वो देख लेना होगा। कॉल किया था तकरीबन 8 बजे, उस वक्त भी गुंजा ने उस अननोन नंबर पर कॉल किया था। पुलिस का शक रहकर गुंजा और उसके फूफा की तरफ जा रहा था, लेकिन पुलिस को कोई एविडेंस ना मिलने के कारण ना तो पुलिस गुंजा को अरेस्ट कर, जो दूसरा नंबर पुलिस को मिला था पुलिस उसकी आईडी की जब जांच करती, लोकेशन निकाल कर साथ इनका क्या रिश्ता है वजह इन दोनों के कहने पर की है, और इसके बदले में गुंजा के फूफा ने उन्हें मोटी रकम भी दी थी। तो यहाँ से ये केस पानी मोटा लंड दे रहा है इसको, अब मोटा रकम दे रहा है किसको? पैसा ही मिल सकते थे, इसलिए पुलिस बिना देरी किए गुंजा और झारखंड से उसके फूफा जी को उठा लेती है और देखिए बहनचोद को। यहाँ से एक पूरी नई कहानी निकल कर सामने आती है। दरअसल गुंजा और उसका परिवार जिस गांव में रहते थे वहाँ पर आसपास कोई अच्छा स्कूल नहीं था, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण से गुंजा जब 10 साल की थी तब ही उसके माँ बाप ने उसे उसकी सगी बुआ और फूफा के पास छोड़ दिया था। ये चीज़ हम अपने बुक में एक जगह मेंशन किए, छोटा सा लाइन है, मतलब एक चैप्टर किस चीज़ का हमको जैसे ही देखना पड़ेगा यार। बुक ऑलमोस्ट 60-70% रेडी है, ठीक है। 4-5 चैनल है तो तुम ये टेंशन मत लो कि 900 सब्सक्राइबर में बुक कैसे सेल होगा, वो सब टेंशन मत लो। एक चीज़ उसमें हम मेंशन किए हुए कि अगर कोई फीमेल एक मतलब
अभी लिखना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब को ये सब चीज़ पसंद नहीं है। जैसे कि उसका मान लो ये है, ठीक है, क्योंकि ये एज जो है वो उसमें मतलब होने लग जाता है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, उसके वजह से इसका हार्मोनल वगैरह बहुत कुछ चेंज हो जाता है बॉडी में, बहुत कुछ, और लोगों से अटेंशन भी एक डिफरेंट लेवल का मिलने लग जाता है। ओवरऑल समझो तो इसका लाइफ चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी के टाइम से अगर तुम देख रहा है कि ये कहीं रिलेटिव के यहाँ रह रही है, मतलब बायोलॉजिकल मदर बायोलॉजिकल फादर इसके साथ नहीं है, तो थोड़ा सा कंसर्निंग है कि अपने रिलेटिव के यहाँ 4 साल रही है, 5 साल रही है, तो बहुत कंसर्निंग है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि इसका जो केयर है, इसका बायोलॉजिकल मदर और बायोलॉजिकल फादर छोड़ के और कोई नहीं कर सकता, ये बात तुमको भी पता है। तो अगर ऐसा कहीं तुमको केस दिखे कि उसको कोई और केयर किया है, उसका कोई और ख्याल रखा है, तो थोड़ा सा कंसर्निंग है। हम नहीं कह रहे कि इसी चीज़ से तुम जज कर लेना इंटायरली, ऑब्वियसली नॉट। और थोड़ा सा आप टिप्स दे ही देते हैं क्योंकि देख रहे हैं केस थोड़ा सा एंडिंग पे है। लौड़ा बहन ऑफ हो गया फ़ोन। हम तुमको अपने आप से टिप्स देंगे क्योंकि टिप्स तो आखिर मेरा ही लिखा हुआ है, बस हमको अभी पॉइंट बाय पॉइंट याद नहीं है। देखो, बिहेवियर उसका सबसे पहले चेंज हो जाएगा, सडन चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि फ़ीमेल काफ़ी डम्ब होती है सब चीज़ में। उसको लगता है कि हम मान लिया हम मतलब उसको लगता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि अचानक से सडन चेंज इन बिहेवियर हुआ है और वो लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब कि सडन चेंज हो सकता है कि उसका अपना भी महीने का जो समझ रहा है, तो अगर सडन चेंज उसका 2 दिन 1 दिन से ज़्यादा बढ़ गया, मतलब लगातार से चल रहा है सडन बिहेवियर उसका, अचानक से मान लो 1 हफ़्ता पहले चेंज हुआ था और वो जो सडन चेंज है वो अभी भी अप्लाइड है, समझ रहा है, मतलब 1 दिन से ज़्यादा वैलिडिटी है उस चीज़ का, तो समझ जाओ कि भाई थर्ड पार्टी का एंट्री प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है, ठीक है। फिर उसका तुम लैंग्वेज देखो, कोई नया वर्ड आ जाएगा या फिर कुछ भी नया सीख जाएगी वो, कुछ भी नया, कुछ कोई फैशन या फिर कुछ भी ऐसा, उसके ओवरऑल रूटीन में बहुत कुछ चेंज आ जाएगा, ठीक है। फिर उसका फ़ोन को लेकर प्राइवेसी बहुत बढ़ जाएगा। फिर तुम्हारा बॉन्डिंग जो है 1-on-1 वाला वो बहुत ख़त्म हो जाएगा, मतलब एक तरह से लगेगा जैसे तुम लोग का रिलेशन में कुछ नज़र लग गया है, मतलब उस हिसाब से तुम लोग का जो एक टाइम था, मतलब क्या बोल सकते हो उसको, बॉन्डिंग कनेक्शन, ये सब तुमको लगेगा कि थोड़ा सा फेड अवे हो रहा है, तुमको लगेगा कि कुछ अजीब हो गया है, तुमको अंदर से फील हो जाएगा। ये सब बायोलॉजिकली इंस्टिंक्ट होता है हमारे अंदर इरर को पहचानने का, तो तुमको अंदर से फील होगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है, यही होगा। फिर एक और चीज़ है उसमें कि तुम कोशिश करो ये चीज़ का ऑब्वियसली कि उसका जो फैमिली है उसमें उसका जो फादर है, फादर मैस्कुलिन है और उसकी मदर फेमिनिन है, ये बहुत ही ज़रूरी है। और पता कैसे चलेगा? मिल के पता चलेगा, मिल के पता चलेगा। द वे दे टॉक टुगेदर, मतलब दोनों आपस में जब बात कर रहे हैं कुछ भी डिसीजन को लेके, ध्यान दो उस टाइम। स्टार्टिंग में हो सकता है 1-2 मीटिंग में वो लोग पूरी तरह से कपड़ा, मतलब मुंह पे भी मेरे जैसा मास्क पहन के आते हैं फर्स्ट सेकंड मीटिंग में, लेकिन कोशिश करो कि तुम कैजुअल टाइम में उनको टाइमिंग में धड़ा करो। इसके लिए अलग बनाना पड़ेगा, काफ़ी डीप है ये केस को, पहले ख़त्म करते हैं। क्योंकि फूफा जी काफ़ी पैसे वाले थे, वो गुंजा को अच्छी शिक्षा देने में समर्थ थे, इसीलिए बचपन से ही गुंजा अपने बुआ फूफा के पास रही थी और 10 साल की उम्र से ये इसके फूफा जी ने इसकी देखरेख की, इसको शिक्षा दिलाई, इसे घुमाने फिराने ले जाते बताइए थे, अच्छा खाना खिलाते थे और इसी दौरान गुंजा और उसके फूफा खाना की नज़दीकियां हो खिलाते जाती थे। हैं, ये दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। फूफा को भी गुंजा का साथ बहुत ही पसंद था और तकरीबन 15 सालों तक फूफा और गुंजा दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। गुंजा भी इस बात कितना दिन बहुत ही पसंद था और तकरीबन 15 सालों तक फूफा और गुंजा दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। 15 साल तक। गुंजा भी इस बात से राजी थी, उसे इस बात का कोई भी फिक्र नहीं था कि उसके फूफा की उम्र उससे काफ़ी ज़्यादा है, उसकी उम्र 60 साल है, इसके बावजूद भी वो अपने फूफा के साथ संबंध में रही। अब ऐसे ही समय बीतता गया, जब गुंजा की उम्र 27 साल हुई तो गुंजा के माता पिता ने उसकी शादी के लिए कुछ लड़के देखने शुरू किए, लेकिन गुंजा के फूफा हर लड़के में कोई ना कोई कमी निकालकर रिश्ता तुड़वा देते थे, जिससे गुंजा की शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि गुंजा का फूफा कभी भी ये नहीं चाहता था कि गुंजा की शादी हो। और वो इमेजिन करो कि तुम शोरूम गया गाड़ी ख़रीदने के लिए, गाड़ी से कंपेयर करना बहुत ही अच्छा चीज़ है क्योंकि बहुत कुछ एक जैसा है दोनों का। भाई तुम गाड़ी ख़रीदने गया और तुम नया का दाम दिया, खुश है, नया नया पूरा फूल लगा दिया, पता चले कि बहन 15 साल से गाड़ी काम कर रहा था फलना फैक्ट्री में, अभी धोआ के लाया है, बताइए, चक्का उक्का सब साला इसका पूरा घिसा हुआ है,
और डालेंगे तो पूरा साला हवा हवा रहेगा, बाउंड्री रहेगा ही नहीं। बात समझ रहा है? मतलब कि बाउंड्री फिल कराने के लिए तुमको कोई एंगल पे करना पड़ेगा उसको, एक एक डिफरेंट एंगल पे, ताकि तुम फील करो कि हाँ भाई अंदर से बाउंड्री वगैरह भी है, नहीं तो पूरा खाली है अंदर। भैन चौथ 15 साल तक साला ये केस तो मतलब 3-4 साल देखे हैं, मैक्सिमम 5 साल भी देखे हैं, एक में 7 भी देखे थे। 15 तो हमको लग रहा है कि हाईएस्ट है भाई, हाईएस्ट है। इसके फूफा का घर छोड़कर कहीं भी जाए। लेकिन 2025 में कुछ ऐसा होता है, एक दिन गुंजा और उसके फूफा आपस में संबंध बना रहे थे, तभी गुंजा की बुआ उन्हें खिड़की से देख लेती है। देखिए माथर चोद फुआ को, भोसड़ी वाली अभी कुछ नहीं की होगी, अब कहेगी अब तो शादी कराने का टाइम हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब यहाँ से सारी कहानी साफ हो जाती है। गुंजा की बुआ बिना देरी किए गुंजा के माता पिता को यानी कि अपने भाई को सारी बात बताती है। उसके बाद गुंजा को, ये माधर जात को देखो, अब तो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, ये तो केस कर देगा तुम पे। करे तो करे बहन चोद, साला ये क्या आदमी है भाई। मतलब यार हम मानते हैं कि एज ए फादर तुम सोचता है कि ये सब चीज़ को आप कैसे फिक्स करें। पहले तो हम मेरा सवाल ये उठेगा कि गरीब गांड, जब तुम्हारे गांड में पावर ही नहीं था इसको पालने का, तो भोसड़ी को पैदा काहे किया था? लोन लेना भोसड़ी के, इसको पाला का है, इसको फूफा के यहाँ काहे भेज दिया था? अभी कैसा भी बोले कि हम तो बेटी से प्यार, आप लौड़ा प्यार करते हैं, आप कुछ नहीं करते। भोसड़ी वाले फूफा कन काहे भेजा? साले देखने से ही डम लग रहा है हमको ये आदमी। उसके घर भेज दिया जाता है। गुंजा के पिता तुरंत एक लड़के की तलाश में लग जाते हैं कि ये भी अब सच मालूम चल चुका था, और इसी आनंद फानंद में गुंजा का रिश्ता प्रियांशु के साथ कर दिया जाता है। रखते हो नहीं रहते पैसे, दोनों को पूरा प्लान समझाया जाता है इन्हें उसको प्रियांशु। इसके लिए गुंजा के फूफा ने 2 फेक सिम भी लिए थे, गुंजा को दिया था और दूसरा सिम सुपारी किलर्स को दिया था। ये तीनों आपस में कन्वर्सेशन करते हैं और 24 जून 2025 को रात के तकरीबन 7:30 और 8 बजे के बीच में जब प्रियांशु अपने दोनों गांव वाले लड़कों के साथ बाइक से आ रहा था, तब वो लोकेशन गुंजा ने ही अपने फूफा को बताई थी और साथ ही किलर्स को बताई थी। किलर पहले से ही तैयार थे। वो प्रियांशु का आकर रास्ता रोकते हैं और ताबड़तोड़ उस पर गोलियों से हमला कर देते हैं, जिस पर प्रियांशु की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। मौत होने के बाद एक इसमें कैच है, जैसे ज़्यादातर केस में हम देखें हैं कि ये चीज़ देखने को मिलता है, जो फीमेल है वही इनिशिएट करती है, मतलब ये प्लान हर बार केस में हमको देखा गया है कि वो कन्विंस करती है अपने ऑपरेटर को। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर जो इसके इंजन को चलाए, ठीक है, तो अपने ऑपरेटर को ये कहती है कि इसको हटाइए ना, इसको हटाइए ना, इसको हटाइए ना, तो ये कहता है कि चलो ठीक है हटा देते हैं। मतलब ज़्यादातर केस में हम देखें ऑलमोस्ट 90 to 95% केसेस में कि जो फीमेल है वही इनिशिएट करती है एलिमिनेशन का प्लान। बात समझ रहे हैं? हम पूरा वर्ड बाय वर्ड नहीं बोल सकते, यूट्यूब बहन चोद है। चलो ठीक है। बाइक से आ रहा था, तब वो लोकेशन गुंजा ने ही अपने फूफा को बताई थी और साथ ही किलर्स को बताई थी। किलर पहले से ही तैयार थे उनके साथ हैं और 24 जून 2000 पहले देखना है कि फीमेल कौन इनिशिएट किया। और दूसरे का नाम मुकेश। इसलिए वो गुंजा से कहता है कि तुम थोड़ा इंतजार। मैंने अपने फूफा से बात नहीं की, फूफा को 100 से ज़्यादा बार कॉल भी किया था। फूफा आया था ना ही उसकी बुआ आई थी और शायद है। हाँ, और 10 मई 2025 को दोनों अब एक तरह से गोल्डन निकलने वाला है, इसका रस निकलेगा केस का। 14 साल इतना साल जो किया ना उसका पानी निकलेगा अभी देखो। की शादी कर दी जाती है। हालांकि शादी में ना तो गुंजा का फूफा आया था ना ही उसकी बुआ आई थी, और शादी वाले दिन भी गुंजा ने अपने फूफा को कॉल करके ये कहा था कि अभी भी मैं आपके साथ भागने के लिए तैयार हूं, आप चाहो तो मुझे मंडप से भी ले जा सकते हो। और इसी के चलते शादी वाले दिन गुंजा ने अपने फूफा को 100 से ज़्यादा बार कॉल भी किया था। अब गुंजा की शादी प्रियांशु से होने के बाद 10 से 15 दिनों तक तो गुंजा ने अपने फूफा से बात नहीं की, लेकिन उसके बाद उसने अपने पुराने फ़ोन से अपने फूफा को कॉल किया। उसने कहा कि वो उनसे दूर नहीं रह सकती है और ये मेरी शादी जो हुई है मैं किसी भी तरीके से इससे बाहर निकलना चाहती हूँ। फूफा भी गुंजा को खोकर खुश नहीं था, इसलिए वो गुंजा से कहता है कि तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। और इसके बाद ही गुंजा और उसका फूफा मिलकर एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि 100 से ज़्यादा कॉल। एक तो ये गांडू था ही, मानते हैं, लेकिन इसको देख रहा है